तो गाइस, आज से 10 साल पहले पृथ्वी पर कुछ अजीब से डायमेंशंस खुलने लगे जिन्हें हम डंजन्स या फिर गेट्स बोलते हैं। और इस गेट के दूसरी तरफ से बहुत सारे मैजिकल डीमंस पृथ्वी पर कदम रखने लगे। ये इतने ज्यादा ताकतवर थे कि मॉडर्न वेपन्स का इन पर कोई भी असर नहीं होता था और इन्हें हराने के लिए कुछ इंसानों के पास मैजिकल पावर्स आने लगी जिन्हें हंटर्स कहा जाता है। और शरीर में मैजिकल पावर के हिसाब से इन हंटर्स को अलग अलग रैंक्स दिए जाते हैं, जिसमें एस रैंक के हंटर्स सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं और ई रैंक हंटर्स सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। अब इसके बाद हम 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर एक नेवी सेलर अपने कैप्टन से कहता है, सर, हमें भी इस फाइट में शामिल होना चाहिए। नहीं, इन सबका कोई भी फायदा नहीं है। हमारे वेपन्स उन मॉन्स्टर्स को नहीं हरा सकते। डीमन हंटर्स पर विश्वास रखने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। और उसी आइलैंड के ऊपर कुछ लोअर रैंक के हंटर्स बहुत बड़ी चींटियों के साथ लड़ रहे होते हैं, पर इनके अटैक्स का इन चींटियों पर कोई भी असर नहीं होता है और ये हंटर्स बहुत बुरी तरह से हारने लगते हैं। लेकिन तभी एस रैंक के हंटर्स इनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इनके पास हीलिंग, लाइटनिंग और हल्क जैसी पावर्स होती है, जिसकी मदद से ये लोग इन लाल चींटियों को आसानी से हरा देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी विशाल व्हाइट कलर की चींटी आ जाती है जो कि रेड से भी ज्यादा पावरफुल होती है। ह्यूनग्यू हंटर्स को हील करने में हेल्प करता है और यॉनवो और हुनसियोक उस व्हाइट चींटी से लड़ने लगते हैं। यॉनहो अपने हल्क जैसी पावर का यूज करके उस चींटी के दांत तोड़ देता है और उसी से उसे मार डालता है। लेकिन तभी यहाँ पर इसी के जैसी और भी बहुत सारी चींटियां आ जाती हैं और आइलैंड की दूसरी तरफ चोई नाम का एक एस रैंक हंटर बाकियों के साथ मिलकर उन चींटियों से लड़ने लगते हैं। और इसके बाद हम प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाते हैं। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक नया गेट खुल जाता है और अंदर रेड मारने के लिए बहुत सारे लो रैंक के हंटर्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। किम और पार्क भी उन्हीं हंटर्स में से एक है और तभी हमारे इस एनिमे के मेन कैरेक्टर सुन जिन की एंट्री हो जाती है। सभी लोग इसका स्वागत करने लगते हैं। हाँ भाई, क्या हाल है? पेट भर के खाना तो खाया ना तूने? पार्क पूछता है कि क्या ये लड़का बहुत ज्यादा ताकतवर है क्या? सब लोग इसका इस तरह से स्वागत क्यों कर रहे हैं? अरे तूने गलत समझ लिया दोस्त। ये पूरी मानव जाति का सबसे कमजोर डीमन हंटर है। ये सबसे ज्यादा कमजोर मॉन्स्टर्स के साथ लड़के भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वैसे हमें धीरे बात करनी चाहिए वरना वो सुन लेगा। पर सुन जिन ने इनकी सारी बातें सुन ली थी और ये भी मानता है कि ये सबसे ज्यादा कमजोर हंटर है। और तभी इसकी मुलाकात जूही से होती है जो कि आते ही इसे डांटने लगती है। तुम्हारे चेहरे पर ये चोट कैसे लग गई? हाँ, कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है। दरअसल पिछले मिशन में मुझे एक ई रैंक का गेट मिला था और मैं अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा कमजोर था, इसलिए मॉन्स्टर्स के साथ लड़ते हुए मुझे ये चोट लग गई। सब लोग कितने मतलबी है ना, किसी ने तुम्हारी हेल्प नहीं की। अरे जाने दो यार, ये मेरी ही गलती है कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ। इसके बाद सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उस गेट के अंदर जाने लगते हैं। किम सुनजिन को कहता है कि हमारे पीछे रहना और इस बार घायल मत हो जाना। और दूसरी तरफ ओरियन हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन मीटिंग खत्म करके अपने ऑफिस पहुंच जाता है और अपने सेक्रेटरी को मीटिंग में हुई बातों के बारे में बताता है। डीमंस को मारने के बाद हंटर्स को जो रिसोर्सेज मिलते हैं वो बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं। ये रिसोर्सेज या तो मैजिकल वेपन्स हो सकते हैं या क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं जिन्हें बेचकर हंटर्स पैसे कमाते हैं। पर गवर्नमेंट इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके एक नए तरह का फ्यूल बनाना चाहती है। एक ऐसा फ्यूल जो कि न्यूक्लियर से भी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और जिसका इस्तेमाल करने से एनवायरमेंट में ज्यादा पोल्यूशन भी ना फैले। और यहाँ पर डंजन में डीमंस और हंटर्स के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और सुनजिन फाइनली एक गॉब्लिन को मारकर एक क्रिस्टल को हासिल कर लेता है। लेकिन तभी अचानक से एक और गॉब्लिन इस पर हमला करने लगता है। जैसे ही सुनजिन इस पर काउंटर अटैक करता है, अचानक से इसका ब्लेड टूट जाता है और गॉब्लिन इसके पेट के अंदर तलवार घुसा देता है, जिसकी वजह से सुनजिन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। जो ही जल्दी से इसके पास जाके इसे हील करने लगती है और कुछ समय बाद हंटर्स फाइनली डीमंस के बॉस को भी हरा देते हैं और अपने सुनजिन को इस मिशन में भी बहुत ज्यादा चोटें आती हैं, जिसे देखकर जूही को इसकी फिक्र होने लगती है और इसे बहुत ज्यादा डांटती है। और एक ई रैंक डंजन होने की वजह से हंटर्स को ज्यादा लूट नहीं मिल पाती है और सुनजिन के पास जो क्रिस्टल था वो भी इतना ज्यादा कीमती नहीं था। सभी लोग आज के मिशन से बहुत ज्यादा निराश थे। लेकिन तभी एक हंटर को एक दूसरा डंजन नजर आता है। इन्होंने आज तक एक ही गेट में 2 डंजन्स कभी नहीं देखे थे और नॉर्मली जब ऐसा कुछ दिखाई देता है तो हंटर्स एसोसिएशन के ओनर का वेट करते हैं उनकी परमिशन लेने के लिए। लेकिन किम और पार्क जिद करने लगते हैं, अगर हमने एसोसिएशन को इसके बारे में बता दिया तो सारा खजाना एस रैंक हंटर्स को मिल जाएगा। हमें खुद जाकर उस सारे के सारे खजाने को लूट लेना चाहिए। पर ऐसा करना रिस्की था, इसलिए सारे हंटर्स आपस में वोट करते हैं कि कौन इस डंजन में जाना चाहता है और कौन नहीं जाना चाहता। और 6-6 के वोट से स्कोर टाई हो जाता है और अब सिर्फ संजिन को वोट करना था। संजिन अपने मन में सोचता है, मेरे लिए तो एक ई रैंक का डंजन भी कितना खतरनाक है, पर पापा के गायब होने के बाद मैं मेरी फैमिली की आखिरी उम्मीद हूँ। मम्मी के इलाज के लिए और बहन को स्कूल भेजने के लिए मुझे इन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं उस डंजन में जाने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर हम हंटर सिलेक्शन सेंटर को देखते हैं जहाँ पर एग्जामिनर्स हंटर्स को एक ब्लैक बॉल को छूने के लिए कहते हैं और ऐसा करते ही इन्हें पता चल जाता है कि एक इंसान में कितनी ज्यादा मैजिकल पावर्स हैं, जिसके हिसाब से इन्हें अलग अलग रैंक्स दिए जाते हैं और हंटर्स बनने के लिए इन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन भी करना होता है। गाइल्ड मास्टर चोइफ उन सभी एग्जामिनर्स से कहता है, इंसान की एज या जेंडर मायने नहीं रखती है, मायने ये रखता है कि क्या वो अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार है। और यहाँ पर शहर में 2 चोर एक लेडी का पर्स चुराकर भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक लड़की इनके ऊपर से कूदकर उस पर्स को छीन लेती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर चाहिन है और ये लड़की एक एस रैंक की हंटर है। और यहाँ पर डंजन में ये सभी हंटर्स लगातार 40 मिनट से चल रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें कुछ भी नजर में नहीं आया। मुझे माफ कर देना, मेरे वोट की वजह से तुम भी इस मुसीबत में फंस गई। जूही, क्या तुम्हारे सर पर चोट लग गई थी जब तुम बचपन में छोटे थे? हाँ, तुम पागल हो चुके हो। अगर उस डीमन ने तुम पर थोड़ा सा और ऊपर हमला किया होता ना तो तुम मर जाते। क्या तुम्हें अंदाजा भी है अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती तो तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाते? हाँ मुझे पता है, आई एम रियली सॉरी। सॉरी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे एक ट्रीट देनी होगी। तुम्हें मुझे स्प्रिंग रोल और मोमोज खिलाने होंगे।
नहीं, समझ गई ना? और यहाँ पर हम हंटर सिलेक्शन सेंटर में देखते हैं, जहाँ एसोसिएशन का चेयरमैन, जिसका नाम है गोगुन, ही सभी हंटर्स से कहता है, आप सभी लोगों का हंटर एसोसिएशन में स्वागत है। 10 साल पहले हमारी दुनिया में डंजन्स खुलने शुरू हुए थे, पर आज भी हमें इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। हंटर्स बनना यानी कि अपनी जान को जोखिम में डालना। एक्सपीरियंस होने के बाद भी एक हंटर को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर डंजन्स में इन हंटर्स को फाइनली एक दरवाजा नजर आ जाता है। ये लोग लालच में इतने ज्यादा अंधे हो जाते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे ही दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगते हैं। पर अंदर इन्हें बहुत सारे गार्ड्स और एंजल्स के स्टैचूज नजर आते हैं, लेकिन सुनजिन के सामने जो स्टैचू है वो बाकियों से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ये लोग सभी बहुत खुश होते हैं कि इन्हें इस कमरे में एक भी डीमन नहीं मिला है, लेकिन तभी जमीन पर इन्हें कुछ मैजिकल सर्कल्स नजर आते हैं और एक स्टैचू के ऊपर एक अजीब सी एंशिएंट स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। अरे क्या लिखा है इस पे? ये है कार्टेनॉन टेम्पल के कुछ कमांडमेंट्स। पहला है भगवान की इज्जत करो, हाँ। दूसरा है भगवान के दिल से पूजा करो, और तीसरा है भगवान के प्रति अपनी आस्था का सबूत दो, हाँ। अगर ऐसा करने में तुम नाकामयाब हुए तो जिंदा नहीं लौट पाओगे। ये सुनकर जो ही घबरा जाती है। जिन वो मैंने इस बड़े से स्टैचू की आंखों को हिलते हुए देखा, वो स्टैचू हम पर नजर रख रहा है। और तभी अचानक से ये बड़ा सा दरवाजा बंद हो जाता है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये बहुत खतरनाक जगह है। मैं तो जा रहा यहाँ से। तुम्हें जो लूटना है तुम लूट सकते हो, जान ज्यादा प्यारी है। लेकिन जैसे ही ये हंटर दरवाजे को छूता है, सामने खड़ा हुआ स्टैचू अचानक से हिलने लगता है और अपने वेपन से इस बंदे का सर उखाड़ देता है। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और जिनवू और जूही ये देखकर एक ही जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। ये हंटर शायद डी रैंक था ना, उसका चाहे कुछ भी रैंक हो, पर वो मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर था और उस स्टैचू ने इसे एक ही झटके में खत्म कर दिया। ये क्या हो रहा है? हमें तो डी रैंक का डेंजर मिला था ना, यहाँ इतनी ताकतवर चीजें नहीं होनी चाहिए थी। अगर वो स्टैचू हिल रहा है तो इसका मतलब। जैसे ही जिनवू उस बड़े से स्टैचू को देखता है तो इस स्टैचू की आंखें अचानक से हिलने लगती हैं। सुनजिन अभी तक बहुत बार मरते मरते बचा था। ई रैंक के गॉब्लिन से मार खाकर बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा, अपने ग्रुप से अलग होकर एक अनजान जगह पर फंस गया और एक बार तो भूख और प्यास की वजह से मरते मरते बचा था, चाहे डंजन्स कितने भी लो रैंक के क्यों ना हो। जिनवू हमेशा अपनी जिंदगी के लिए लड़ता रहता था। बहुत सारे हंटर्स जो उन क्रिस्टल्स को बेचकर पैसे कमाते थे, उनका यूज करके नए नए वेपन्स खरीद लिया करते थे ताकि और भी ज्यादा पावरफुल डीमंस को मार सके और ज्यादा क्रिस्टल्स इकट्ठा कर सके। लेकिन सुनजिन बहुत ज्यादा गरीब था और एक पुराने से ब्लेड को ही अफोर्ड कर सकता था, और अगर वो भी टूट गया तो इसे खाली हाथ ही लड़ना होगा। और जिनवू के इसी डर ने इसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि इसे पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। और तभी जिनवू सभी को नीचे झुकने के लिए कहता है और तभी इस बड़े से स्टैचू की आंखों में से बहुत खतरनाक लेजर बीम निकलती है जो कि किसी को भी राख में बदल सकती है। ये बड़ा सा स्टैचू चारों तरफ तबाही मचा देता है। सभी लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। कोई भी अपनी जगह से हिलना मत, वरना वो स्टैचू हम पर दोबारा से हमला कर देगा। ये सुनकर सभी लोग शांति से बैठ जाते हैं। जूही ये देखकर बुरी तरह से डर गई थी और नीचे लेटकर अपना सर पकड़ लेती है। सॉन्ग जिनवू से कहता है कि अगर ये अभी इसे झुकने को नहीं कहते तो अभी तक ये सभी लोग मर चुके होते। और स्टैचू के इस हमले में जिनवू का लेफ्ट हाथ कट जाता है, जिसे देखकर जिनवू थोड़ा सा घबरा जाता है और खून रोकने के लिए हाथों में पट्टी बांध लेता है। और जूही एक बी रैंक हीलर होने के बावजूद इसका हाथ ठीक नहीं कर सकती है क्योंकि बहुत ही जल्दी डर जाती है और ऐसी सिचुएशंस को झेल नहीं पाती है। इसी वजह से जूही को डी या फिर ई रैंक डंजन्स में ही मिशंस दिए जाते हैं। सॉन्ग स्टैचू को देखकर कहता है, मैं बहुत सारे डी रैंक डंजन्स में जा चुका हूँ, पर मैंने आज तक इतनी ज्यादा खतरनाक चीज कभी नहीं देखी। मेरे हिसाब से ए या फिर एस रैंक का डंजन है और ऊपर से उस स्टैचू के ऊपर कुछ कमांडमेंट्स भी लिखे हुए थे। पहला, भगवान की इज्जत करो। दूसरा, भगवान की दिल से पूजा करो। और तीसरा, भगवान के प्रति अपनी आस्था का सबूत दो। अगर ऐसा करने में नाकामयाब होते हो तो जिंदा नहीं लौट पाओगे। एक सेकंड, इसका मतलब है कि उस स्क्रिप्ट में जिस भगवान के बारे में लिखा गया है वो शायद ये बड़ा सा स्टैचू ही है। और यहाँ पर हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पर जिनवू की बहन पढ़ती है और इसकी दोस्त इसे कहती है, तुम्हारा भाई एक हंटर है ना? दरअसल मेरा भाई एक ई रैंक का हंटर है और हर बार चोट खाकर आता है और उसकी पूरी बॉडी पर हमेशा पट्टियां ही बंधी होती हैं। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि मैं उससे ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाती। इसके बाद हम वापस से डंजन में आते हैं जहाँ पर एक हंटर गुस्से में आकर कहता है, बहुत हो चुका, अब मैं और नहीं रुक सकता। मुझे कल ही एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, मैं इस जगह पर फंस कर नहीं रह सकता। मुझे खुद पर पूरा विश्वास है, मैं बिजली की स्पीड से भागकर इस दरवाजे से बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन जैसे ही बंदा भागना शुरू करता है, इस स्टैचू की आंखों से लेजर निकलती है जो कि इस हंटर को जलाकर राख कर देती है और सिर्फ इसके पैर रह जाते हैं। पूरा शरीर इवेपोरेट हो जाता है। ये देखकर जिनवू घबरा जाता है। देखने से ऐसा लगता है कि जैसे ये स्टैचू हमें कभी भी चींटी की तरह मसल सकता है, पर ये ऐसा कर क्यों नहीं रहा? ये बाकी मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा ही अलग है। इसके पास हमें मारने की ताकत है पर ये ऐसा नहीं कर रहा। एक मिनट, सॉन्ग अंकल, पहला कमांडमेंट भगवान की इज्जत करो। शायद इस डंजन के कुछ रूल्स हैं। अगर मैं सही हूँ तो। जिनवू अचानक से खड़ा होने लगता है और स्टैचू की तरफ मुड़ता है। ऐसा करते ही स्टैचू हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जिनवू जल्दी से अपना सर झुका लेता है, जिसके बाद स्टैचू रुक जाता है। सभी लोग स्टैचू की तरफ देखकर मुड़ जाओ। हमें बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसा कि उस कमांडमेंट पे लिखा हुआ है, भगवान की इज्जत करो। और जिनवू की बात मानकर सभी लोग अपना सर झुका लेते हैं और इसकी इज्जत करते हैं। पर ऐसा करते ही ये स्टैचू अचानक से शैतान की तरह हंसने लगता है। ये देखकर सबकी फटके चार हो जाती है, पर स्टैचू हंसने के अलावा और कुछ नहीं करता और सभी को लगने लगता है कि शायद ये अब घर जा सकते हैं। लेकिन तभी ये स्टैचू अपने थ्रोन से उठकर खड़ा हो जाता है और इन सभी की तरफ बढ़ने लगता है। नहीं, ये क्या हो रहा है? ये सब इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता। हमें कार्टेनॉन टेम्पल के दूसरे कमांडमेंट को पूरा करना होगा। भगवान की दिल से पूजा करो। ये सुनकर एक हंटर सामने आता है। शायद मैं जानता हूँ कि इसकी पूजा कैसे करनी है। मैंने बहुत से एंशिएंट गॉड्स के बारे में स्टडी की है, प्लीज मुझे ये करने दो। इसके बाद हंटर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिसके बाद स्टैचू सामने आकर रुक
रुक जाता है और अपने पैर से इस आदमी को कुचल देता है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। पार्क अपने मन में सोचता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। घर पे मेरी प्रेग्नेंट बीवी और मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा है। अरे नहीं, मैं नहीं मर सकता। पार्क एक स्टैचू के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है, पर तब ये स्टैचू इसे 2 हिस्सों में काट देता है। और यहाँ पर भागते हुए जिन्वू अपने मन में सोचता है, भगवान की पूजा करो, भगवान की पूजा करो। पर इसकी पूजा कैसे की जाए? ये तो एक शैतान है। स्पीयर, एक्स, हैमर, स्वॉर्ड, इंस्ट्रूमेंट। एक सेकंड, इंस्ट्रूमेंट है? मेरी बात सुनो, सभी लोग इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज की तरफ आगे बढ़ो, जल्दी। और स्टैचू के पास खड़े होते ही वो सारे स्टैचूज इंस्ट्रूमेंट बजाने लगते हैं। लेकिन जब जिन्वू और जूही एक स्टैचू के सामने जाते हैं तो कोई भी म्यूजिक नहीं बजता है। जिन्वू समझ जाता है कि एक स्टैचू के पास सिर्फ एक ही इंसान खड़ा हो सकता है, 2 नहीं। और जूही को उस स्टैचू के नीचे छोड़कर जिन्वू एक दूसरे स्टैचू की तरफ आगे बढ़ने लगता है और इविल गॉड इसका पीछा करने लगता है। और जैसे ही इसे पैर से कुचलने वाला होता है, जिन्वू छलांग लगाकर स्टैचू के पास पहुंच जाता है। पर एक गलत स्टैचू के नीचे खड़ा हो गया था और स्टैचू शील्ड से जिन्वू पर हमला कर देता है। पर खून से लथपथ सुनजिन किसी तरह से इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास जाकर खड़ा हो जाता है। ऐसा करते ही इविल गॉड वापस से अपने थ्रोन में जाकर बैठ जाता है और जूही भागते हुए जिन्वू के पास जाती है और देखती है कि इसका एक पैर कट चुका है। और जूही जिन्वू के पैर को ठीक करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देती है, जिसकी वजह से इसकी आंख और नाक से खून आने लगता है। पर सुनजिन का पैर हील नहीं हो पाता है। सभी लोग सॉन्ग पर इल्जाम डालने लगते हैं, ये कहकर कि सॉन्ग इस मिशन का लीडर था और यहाँ पर आने का आखिरी डिसीजन इसी का था। तुम सभी सही कह रहे हो, ये मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें यहाँ पर नहीं लेकर आना चाहिए था। और तभी अचानक से इविल गॉड अपना हाथ उठाकर एक अल्टार को हॉल के सेंटर में खड़ा कर देता है। बहुत सारी किताबों में ऐसा कहा गया है कि एक अल्टार को बलिदान देने के लिए यूज किया जाता है। कार्टिलोन टेम्पल का 3रा कमांडमेंट, भगवान के प्रति अपनी आस्था का सबूत दो। ये सुनते ही किम अपनी तलवार सॉन्ग की गली पर रखकर कहता है, तो इसका मतलब है कि हम में से किसी को अपना बलिदान देना होगा। हाँ, क्या सही कहा ना सुनजिन? लगता है जिम्मेदारी लेने का समय आ चुका है, लीडर। और इनकी बात मानकर सॉन्ग उस अल्टार के पास चला जाता है अपना बलिदान देने के लिए। और सर्कल में आते ही अचानक से आग जलने लगती है, पर कुछ और नहीं होता। सॉन्ग जिन्वू से पूछता है कि क्या ऐसे कुछ और भी करना होगा? एक सेकंड, मुझे उस अल्टार को नजदीक से देखना पड़ेगा, प्लीज क्या तुम मुझे वहाँ तक लेकर जा सकते हो? जैसे ही तीनों उस अल्टार के पास पहुँचते हैं तो 3 और आग जलने लगती है, लेकिन कुछ और नहीं होता। एक गेट को 7 दिन लगते हैं पूरी तरह से खुलने के लिए और इसे कहते हैं डंजन ब्रेकडाउन। और ऐसा होते ही डंजन के अंदर रहने वाले सभी मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में आ जा सकते हैं। इसी वजह से डंजन मिशंस में हंटर्स का काम होता है कि डंजन के बॉस को हराकर गेट्स को हमेशा के लिए बंद कर देना, जिसका मतलब है कि अगर ये लोग इस मिशन में फेल हो जाते हैं तो ये इविल गॉड इनकी दुनिया में कदम रख लेगा। जिन्वू किम और जूही को भी सर्कल में आने के लिए कहता है ताकि ये लोग इस मिशन को जल्दी से जल्दी खत्म कर सके। और सबके अंदर आते ही आउटर वाले सर्कल में बहुत सारी ब्लू फ्लेम्स जलने लगती है और दरवाजा खुल जाता है। सभी को लगता है कि शायद ये लोग अब घर जा सकते हैं, लेकिन तभी सभी स्टैचूज हिलने लगते हैं और हंटर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही जिन्वू उन गार्ड्स को देखता है तो वो रुक जाते हैं। ये एक बच्चों की गेम की तरह है, उन गार्ड्स को देखने पर वो उधर ही रुक जाते हैं। हमें बस उन्हें घूरते रहना है। उनमें से एक हंटर को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है और सर्कल से बाहर निकलकर दरवाजे से बाहर निकल जाती है। और जिन्वू समझ जाता है कि ये ब्लू फ्लेम्स टाइमर की तरह समय समय पर बुझती रहती है और एक हंटर के बाहर जाते ही ये आग बुझ जाती है और दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगता है। लेकिन क्या पता ये एक चाल हो, डर और खतरे का एहसास दिलाकर इन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हो। शायद यही है आखिरी पड़ाव, द टेस्ट ऑफ फेथ। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए एक और हंटर भाग जाता है। प्लीज कोई मत जाना, हमें बस उन सारी ब्लू फ्लेम्स के जाने का इंतजार करना है। ये एक टाइमर की तरह है, इसके बाद हम सभी लोग बच जाएंगे। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि सबके जाने के बाद हम हमेशा के लिए यहाँ पर फंस जाएं। हमें यहाँ तक सही सलामत पहुँचाने के लिए मैं तुम्हें दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। डंजन, मुझे माफ करना, मेरी एक फैमिली भी है जो कि मेरे वापस लौटने का इंतजार कर रही है। मुझसे ये और नहीं हो पाएगा, मुझे माफ कर देना। और ऐसा बोलकर किम भी यहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही ये सारे स्टैचूज आगे बढ़ने लगते हैं और अपनी लाचारी देखकर जिन्वू भी रोना शुरू कर देता है। और सॉन्ग जूही और जिन्वू से कहता है, मैं यहाँ पर रुकता हूँ, तुम लोग भागो यहाँ से। जब तक एक भी इंसान यहाँ पर रहेगा ये दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं होगा। जो है जिन्वू को लेकर जाओ यहाँ से। पर जूही अपनी पावर्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर चुकी थी कि अब इससे हिला भी नहीं जा रहा था। सॉन्ग अंकल, प्लीज जूही को लेकर यहाँ से चले जाइए, हमारे पास वक्त नहीं है। जूही, तुम्हें मेरे साथ डिनर पर जाना था ना, ये लो इसे रखो, तुम खाना ऑर्डर करो, मैं ये मिशन खत्म करके जल्दी से तुम्हारे पास आता हूँ, ठीक है ना? पर जूही जाने से मना कर देती है और सॉन्ग जूही को बेहोश करके इसे अपने साथ लेकर बाहर चला जाता है। और अब जिन्वू अकेला रह गया था। ये स्टैचूज इसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जिन्वू पास में रखी हुई एक तलवार को पकड़ लेता है। मरने से पहले मैं तुम में से एक को अपने साथ लेकर जरूर जाऊंगा, आ जाओ, तुम नहीं बचोगे। और स्टैचूज बहुत बेरहमी से जिन्वू के हाथ पैर उखाड़ देते हैं, गले पर हमला करते हैं और जमीन से उठाकर अल्टार पे फेंक देते हैं। और जिन्वू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और लहूलुहान हो जाता है। और जिन्वू मरने से पहले अपने मन में कहता है, मैं जीना चाहता हूँ, मेरा एक परिवार है जो मेरा इंतजार कर रहा है, प्लीज प्लीज भगवान मुझे एक और मौका दे दीजिए। और जैसे ही स्टैचू आखिरी हमला करने वाला होता है, अचानक से हमारे सामने एक स्क्रीन खुल जाती है जिसमें लिखा होता है, करेज ऑफ द वीक, द सीक्रेट क्वेस्ट कंप्लीटेड, यू हैव एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशंस टू बी अ प्लेयर, विल यू एक्सेप्ट? तुम एक प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो चुके हो, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो? अगर तुमने इसे स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारे दिल की धड़कन 0.02 सेकंड्स में बंद हो जाएगी। क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो? जिन्वू जीना चाहता था इसलिए यस को चूज कर देता है। इसके बाद जब जिन्वू की आंखें खुलती हैं तो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। जिन्वू के हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत हैं और शरीर के ऊपर चोट का नामो निशान तक नहीं था। ये सब देखकर सुनजिन को लगने लगता है कि शायद वो सब कुछ एक सपना था। लेकिन तभी इससे मिलने के लिए 2 आदमी यहाँ पर आ जाते हैं। मेरा नाम है वो जिंचल और मैं हंटर एसोसिएशन के सर्विलेंस टीम
का एक मैनेजर हूँ। सर्विलेंस टीम को मुझसे क्या काम है? तुम 3 दिन से हॉस्पिटल के अंदर बेहोश पड़े थे। ये सुनकर जिनवू हैरान हो जाता है। जूही और सॉन्ग अंकल कैसे हैं? वो सही सलामत तो है ना? हाँ वो दोनों ठीक है, लेकिन अपना लेफ्ट हाथ खोने की वजह से सॉन्ग अब एक हंटर नहीं बन सकता है। और डंजन में हुई घटना की वजह से जूही अभी तक एक बहुत बड़े सदमे में है और अभी उसका इलाज चल रहा है। और उसकी कंडीशंस को देखकर मुझे नहीं लगता कि वो अपने हंटर बनने के सफर को आगे कंटिन्यू कर सकती है। तुम्हारे इस डबल डंजन वाले मिशन में सिर्फ 6 लोग ही जिंदा बच पाए। हमने आज तक ऐसी घटना कभी नहीं देखी। जब व्हाइट टाइगर स्क्वाड वहाँ पर पहुंची तो उन्हें तुम वहाँ पर बेहोश पड़े हुए मिले, लेकिन उस जगह पर ना ही कोई टेंपल था ना ही कोई स्टेच्यू। यकीन नहीं होता ना, लेकिन अगर उन 5 लोगों की कही हुई बातों में थोड़ा सा भी अंतर होता या अगर हमें वहाँ पर एक भी डेड बॉडी नहीं मिलती तो पूरा शक तुम्हारे ग्रुप पर आता। संगजिन वो ये बस हमारा एक अनुमान है, लेकिन क्या तुमने वहाँ पर सेकंड अवेकनिंग को महसूस किया था क्या? लेकिन ऐसा बहुत कम देखा गया है कि कुछ हंटर्स सेकंड अवेकनिंग को महसूस कर पाते हैं और ऐसा होते ही इनकी पावर्स सीधा एस रैंक तक पहुंच जाती हैं। जिनचुल की बातें सुनकर जिनवू हैरान हो जाता है और सेकंड अवेकनिंग को कंफर्म करने के लिए सांग उसे माना मीटर पर हाथ रखने के लिए कहता है। जिनचुल अपने मन में कहता है, अगर इनका सामना सच में एक एस लेवल की मॉन्स्टर के साथ हुआ है तो इस जैसा एक ई रैंक हंटर बिना सेकंड अवेकनिंग के जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन माना मीटर में इसका स्कोर बहुत ही कम आता है, जिसे देखने के बाद जिनचुल कहता है, मुझे माफ कर देना सुनजिन, हमारा अनुमान गलत निकला। जाते समय काम कहता है, सर इसकी मैजिकल पावर्स तो ई रैंक के हंटर से भी ज्यादा कमजोर है, ऑलमोस्ट एक साधारण इंसान की तरह। इनके जाने के बाद सुनजिन अपने मन में कहता है कि क्या बदकिस्मती है, मुझे तो लगा था कि मैं एक एस रैंक हंटर बन जाऊंगा, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, उन लोगों ने मुझसे इस स्क्रीन के बारे में क्यों नहीं पूछा? लगता है सिर्फ मैं ही इसे देख सकता हूँ। सुनजिन स्क्रीन को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तभी जिनहा यहाँ पर आ जाती है जिनवू से मिलने के लिए और आते ही इसे डांटने लगती है। देखा, फिर से घायल हो गए ना? तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। अगली बार अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं स्कूल छोड़कर कोई जॉब पकड़ने वाली हूँ, समझ गए ना? ताकि तुम हंटर बनना छोड़ दो। मुझे माफ कर देना, अगली बार ऐसा कभी नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। वैसे जिनहा, क्या तुम ये स्क्रीन देख सकती हो क्या? स्क्रीन? कौन सी स्क्रीन भाई? कुछ नहीं, मैं मजाक कर रहा था। वैसे जिनहा, तुम हमेशा गेम्स खेलती हो ना? गेम की नोटिफिकेशन को पढ़ने के लिए तुम क्या करती हो? हाँ, उसके लिए तुम्हें मैसेज बॉक्स को खोलना होता है। मैसेज बॉक्स को खोलना और तभी स्क्रीन के नोटिफिकेशंस ओपन हो जाते हैं, जिसमें लिखा है कि आप एक प्लेयर बन चुके हो। डेली क्वेस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हैज अराइव्ड। और जिनहा बाय कहकर यहाँ से चली जाती है। जिनवू गेम के सभी नोटिफिकेशंस को पढ़ने लगता है और ये सिस्टम प्लेयर के डेवलपमेंट में उसकी हेल्प करता है। और सिस्टम की बात ना मानने पर भारी पेनल्टी का सामना भी किया जाएगा। और एक नोटिफिकेशन में ये भी लिखा होता है कि आपके रिवॉर्ड्स डिलीवर हो चुके हैं। लेकिन सुनजिन को समझ में नहीं आता है कि ये सब चल क्या रहा है और डेली क्वेस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद जिनवू को अलग अलग टास्क नजर आते हैं, जैसे कि 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर की रनिंग। और गेम का ये रूल भी था कि अगर उसने टाइम रहते हुए इस टास्क को परफॉर्म नहीं किया तो उसे एक भारी पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर जिनवू मन में कहता है, पेनल्टी? ये क्या बकवास है? मेरे जैसे एक हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले इंसान के पास इतना सारा स्टेमिना कैसे आएगा? मैं कैसे करूंगा भाई? मैं नहीं कर रहा ये सब। यहाँ पर जिनचुल चेयरमैन को फोन पर कहता है, सर वो हमारी गलतफहमी थी, जिनवू की अवेकनिंग नहीं हुई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सवाल हैं जिनका हमें जवाब ढूंढना होगा। ये एक स्पेशल केस है और इन्वेस्टिगेशन के लिए इसकी जानकारी डेटा बैंक के अंदर डाल दो। यहाँ पर हम हंटर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में देखते हैं, जहाँ पर चोई चा को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप आने वाली बी रैंक हंटर्स की रेड में इंस्ट्रक्टर बनकर जाएं। इंस्ट्रक्टर? लेकिन मैं ही क्यों सर? ये रेड न्यूली ज्वाइन हंटर्स के लिए एक टेस्ट और एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होने वाली है। आपको बस नॉर्मली लड़ना है जैसे कि आप हमेशा करते हैं। हंटर्स आपको देखकर अपने आप सीख जाएंगे, क्योंकि आप इतनी ज्यादा टैलेंटेड हैं। हम इंडिविजुअली अपनी स्किल्स को नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम मिलकर अपनी टीम की ताकत को बढ़ाएंगे ताकि बुरे वक्त में हम सभी लोग तैयार रहें। यहाँ पर रोड के बीचों बीच एक और नया डंजन खुल जाता है। यहाँ पर हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर जिनवू है। जिनवू घोड़े बेचकर सो रहा है। तभी इसे नोटिफिकेशन आती है कि डेली क्वेस्ट का समय खत्म हो चुका है और बारी है पेनाल्टी की। अचानक से जिनवू का रूम हिलने लगता है, मानो जैसे अर्थक्वेक आ चुका हो, और बेड से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जब जिनवू की आंखें खुलती हैं तो वो एक बड़े से रेगिस्तान में पहुंच जाता है, जहाँ पर जहरीले सेंटीपीड्स इसका पीछा करने लगते हैं। और जिनवू का गोल है कि इसे 4 घंटे तक इस रेगिस्तान में अब सर्वाइव करना होगा। यहाँ पर कुछ नर्सेस जिनवू को देखती हैं, जो कि अपने कमरे में नहीं है, और इसे चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। बेचारा जिनवू इस पेनल्टी क्वेस्ट में इतना ज्यादा भाग चुका था जितना अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भागा है। जैसे ही सेंटीपीड इसके बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है इसे खाने के लिए, क्वेस्ट का टाइम पूरा हो जाता है और जिनवू वापस से अपने रूम में आ जाता है। और इसी के साथ इसकी पेनल्टी क्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है। अब इसके 4 दिन बाद जिनवू ट्रैक पैंट्स पहनकर डेली क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए हॉस्पिटल से चला जाता है। यहाँ पर जूही को हंटर एसोसिएशन से एक कॉल आती है कि कुछ दिन पहले ही शहर में एक डी रैंक का डंजन खुला है, जिसके लिए हमें आप जैसे एक हीलर की जरूरत है। क्या आप प्लीज हमारी हेल्प कर सकती हैं? मुझे माफ कर देना, पर मुझसे ये सब और नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं मिस जू, हम आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं। वैसे हमें खबर मिली थी तुझे पूरी तरह से रिकवर हो चुका है और जल्द हॉस्पिटल से डिस्चार्ज
शांत हो जाएगा। ये सुनते ही जूही खुश हो जाती है और उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है, जहाँ पर इसे जिनवू ट्रेनिंग करते हुए नजर आता है और कुछ नर्सेस इसे देखकर कहने लगती हैं कि लड़का कितना ज्यादा मेहनती है, इसे जब से होश आया है ये रोज ग्राउंड में जाकर ट्रेनिंग कर रहा है। हमने सुना था कि हंटर्स जल्दी ही रिकवर हो जाते हैं, पर अभी इसे थोड़ा सा आराम करना चाहिए। इनकी बातें सुनकर जूही वापस से घर चली जाती है और क्वेस्ट खत्म होने के बाद जिनवू को 3 तरह के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। पहला है फुल रिकवरी, जिससे इसका पूरा स्टेमिना वापस आ जाता है। दूसरा है एबिलिटी पॉइंट्स, जिससे कि अपनी कोई भी एबिलिटी बढ़ा सकता है, जैसे कि स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड या फिर इंटेलिजेंस भी। पर जिनवू पूरा फोकस करता है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। इसका तीसरा रिवॉर्ड है रैंडम लूट बॉक्स। अभी तक इसे सिर्फ पेन और बैंडेजेस मिलते थे, लेकिन इस बार इसे एक अजीब सी चाबी मिलती है, जिससे कि वो उस डी रैंक वाले डंजन में इंस्टेंटली टेलीपोर्ट हो सकता है। लेकिन उस स्टैचू के बारे में सोचते ही जिनवू नर्वस हो जाता है। इसके बाद जिनवू अपनी मम्मी से मिलने जाता है। 4 साल पहले जिनवू की मॉम अचानक से बेहोश हो गई थी और जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, डॉक्टर ने कहा कि इन्हें इटर्नल स्लीप डिसीज है, जिसे फाइनल रेस्ट भी कहा जाता है। ये बीमारी 10,000 लोगों में से एक को होती है और ये बीमारी कंटिन्यूअस माना एक्सपोजर की वजह से होती है और लाइफ सपोर्ट के अलावा इसका और कोई भी इलाज नहीं है। हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए जिनवू एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लगता है और एक दिन इसके मैजिकल पावर्स की अवेकनिंग हुई, जिसके बाद जिनवू एक ई रैंक का हंटर बन जाता है। जिनवू इस न्यूज से बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि हंटर बनकर ये हॉस्पिटल का खर्चा उठा सकता था, लेकिन कमजोर होने की वजह से हमेशा अपने ग्रुप के लिए एक मुसीबत बन जाता था। बाकी हंटर्स इसे कहते थे, अरे यार तू कुछ नहीं कर सकता, चुपचाप एक कोने में बैठा रहे यार। और सुन, अगर तू मॉन्स्टर्स को नहीं मार पाया ना तो तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। आई बात समझ में? और जवाब में बेचारा जिनवू सॉरी बोलने के बजाय और कुछ नहीं कर पाता था। इन कड़वी यादों को अपने साथ लेकर जिनवू ने डिसाइड कर लिया था कि अब तो ये ताकतवर बनकर ही रहेगा। हाबजियोंग स्टेशन के सामने खड़ा होकर सुनजिन अपने मन में कहता है, मैंने सभी जरूरत की चीजें ले ली हैं और मैं डंजन में जाने के लिए तैयार हूँ। अगर पिछली बार की तरह कुछ गड़बड़ हो जाती है तो मैं इस बार दुम दबाकर भाग जाऊंगा। जेम्स बॉन्ड नहीं बनने वाला। ऐसा कहकर जिनवू टेलीपोर्टेशन की का यूज करता है, जो कि इसे रिवॉर्ड के तौर पर मिली थी, और डंजन का गेट खोल देता है और अंदर जाते ही इसे एक नोटिफिकेशन मिलती है, आप इंस्टेंस डंजन में एंटर कर चुके हैं। इसके तुरंत बाद वो गेट हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जिनवू सोचने लगता है, अब मैं क्या करूं? अरे मैं तो फंस गया। और तभी इसे एक और नोटिफिकेशन आती है कि अब आप इस डंजन से बाहर नहीं जा सकते हैं। बाहर जाने के लिए डंजन के बॉस को हराना होगा या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन को यूज करो। और अभी जिनवू के पास टेलीपोर्टेशन स्टोन नहीं है, यानी कि अब इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है, इस डंजन को अकेले क्लियर करना, वो भी एक ब्लेड से। कैसे करेगा भाई ये? तभी थोड़ी आगे चलकर जिनवू का सामना 3 गॉब्लिन्स से होता है। मुझसे तो एक गॉब्लिन तक नहीं मरता और यहाँ पर तो 3 है। अब मैं क्या करूँ? तीनों गॉब्लिन्स एक साथ जिनवू पर हमला करने लगते हैं, लेकिन हैरानी की बात थी कि इस बार जिनवू इनके हमलों को रोक पा रहा था। एक गॉब्लिन कूदकर जिनवू पर हमला कर देता है, जिसके जवाब में जिनवू काउंटर अटैक करके उसे मार डालता है। ऐसा करते ही जिनवू खुद को कॉन्फिडेंट फील करने लगता है कि इतना भी यूजलेस नहीं है और अपनी जिंदगी में कुछ तो अचीव कर सकता है, और बाकी दूसरे गॉब्लिन्स को भी मार देता है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है लोहे के जबड़े वाले एक वुल्फ की, जो कि हमला करके जिनवू के ब्लेड को तोड़ देता है। जिनवू के पैर कांपने लगते हैं और समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर इन गॉब्लिन्स से बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये भेड़िया तेजी से जिनवू की तरफ आगे बढ़ता है और इसके चेहरे पर एक खरोंच मार देता है। जिनवू के साथ इस वक्त कोई हीलर भी मौजूद नहीं है और अगर ये भी ज्यादा घायल हो जाता है तो यहाँ से जिंदा भी नहीं लौट पाएगा। जब वुल्फ वापस से इस पर हमला करता है तो अचानक से जिनवू का शरीर बहुत ज्यादा हल्का हो जाता है और एक्रोबैटिक्स परफॉर्म करके वुल्फ के हमलों से बच जाता है। कब तक मैं ऐसे ही नल्लों की तरह भागता रहूंगा? मैं इन सबसे तंग आ चुका हूँ। और ऐसा बोलकर जिनवू इस वुल्फ के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार देता है और वुल्फ दूर जाकर गिरता है और जिनवू समझ जाता है कि स्ट्रेंथ पॉइंट बढ़ने की वजह से जिनवू अब स्ट्रॉन्ग तो बन रहा है, लेकिन ये वुल्फ उससे अभी भी बहुत ज्यादा ताकतवर था और इसे हराना इतना आसान नहीं होने वाला है। जिनवू लगातार इस पर मुक्के मारने लगता है, लेकिन उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जिनवू यहाँ से भागने लगता है और मन में सोचता है, अब मैं इसे कैसे हराऊंगा? मुझे एक हीलर की जरूरत है। मेरे बैग में खाने पीने मोमो स्प्रिंग रोल के अलावा और कुछ नहीं। मुझे एक मैजिकल वेपन चाहिए होगा, वरना मैं मारा जाऊंगा। एक सेकंड, वेपन, इन्वेंट्री। ऐसा बोलते ही सुनजिन के सामने एक स्क्रीन खुल जाती है, जो कि इन्वेंट्री की स्क्रीन है, और अपनी इन्वेंट्री में से स्वॉर्ड बाहर निकालकर उस वुल्फ के मुंह को 2 हिस्सों में काट देता है। मॉन्स्टर के मरते ही नोटिफिकेशन आता है कि जिनवू का लेवल बढ़ चुका है और इसने स्टील फैंग्ड लाइकन को हरा दिया है। कि अंकल ने स्वॉर्ड को $3 मिलियन में खरीदा था, लेकिन मुझे ये स्वॉर्ड फ्री में मिल गई। मुझे इसका पूरा फायदा उठाना होगा। हाँ, ये क्या? मेरी चोट ठीक कैसे हो गई? लेकिन तभी इसके सामने 2 और वुल्फ्स यहाँ पर आ जाते हैं। स्वॉर्ड होने की वजह से अब जिनवू को कोई भी डर नहीं होता है। जैसे ही ये दोनों वुल्फ्स इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, जिनवू स्वॉर्ड से इन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर एक वुल्फ अपने जबड़े से इसकी तलवार को रोक देता है। जिनवू इसे एक लात मारकर इसके गले को काट देता है। ये देखकर दूसरा वुल्फ डरकर यहाँ से भाग जाता है। देखा जाए तो उन स्टैचूज के सामने ये मॉन्स्टर्स कुछ भी नहीं है। अरे ये क्या? अब मैं लेवल 2 पर पहुंच चुका हूँ। जब मैं डेली क्वेस्ट करता था तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब मैं समझ चुका हूँ, शायद असली लड़ाई में मेरे स्टैट्स हर बार बढ़ते रहते हैं। देखा जाए तो अब मैं पूरी तरह से हील भी हो चुका हूँ, लेकिन क्या 1 पॉइंट मिलने से कुछ फर्क पड़ने वाला है? इसमें पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस भी है, लेकिन स्ट्रेंथ को समझना सबसे आसान है। अगर मैं ऐसे ही लड़ता रहा तो मेरे पॉइंट्स और भी ज्यादा जल्दी बढ़ेंगे। इसका मतलब है मैं सच में ताकतवर बन सकता हूँ। और जिनवू उस मॉन्स्टर की बॉडी में से क्रिस्टल्स को ढूंढने की कोशिश करता है, पर क्रिस्टल्स के बजाय सिस्टम इसे कुछ आइटम्स देता है, जिसे वो गेम स्टोर में बेचकर 20 गोल्ड कॉइंस अर्न कर लेता है। जिनवू तलवार उठाकर कहता
लगता है। मुझे क्या करना चाहिए? इस डंजन के बॉस को मारे बिना मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। टेलीपोर्टेशन स्टोन से मैं बाहर तो जा सकता हूँ, पर मेरे पास वो है ही नहीं। मुझे क्या करना चाहिए? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्द ही भूख की वजह से मर जाऊंगा। ई रैंक का डंजन होने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि मैं उस बॉस को हरा पाऊंगा, लेकिन अगर मेरा लेवल बढ़ जाए तो शायद मेरे पास एक उम्मीद हो। लेकिन हो सकता है कि मैं उससे पहले ही मारा जाऊं। और तभी सुनजिन को अपने सामने वुल्व्स का एक झुंड दिखाई देता है जो कि एक साथ इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब जिन्वो को मौत का डर नहीं था। अपनी तलवार से लगातार सभी वुल्व्स पर हमले करने शुरू कर देता है और 2-3 मॉन्स्टर्स को मार गिराता है। सारे वुल्व्स इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। मैं तुम्हारी ही तरह जिद्दी हूँ, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। मुझे बुरा लगेगा कि अगर मैंने तुम्हें जल्दी ही मार दिया। चलो इस लड़ाई को थोड़ा सा इंटेंस बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। जिन्वो जितने ज्यादा वुल्व्स को मार रहा था, इसका लेवल उतना ही जल्दी बढ़ता जा रहा था। ताकतवर बनने के लिए जिन्वो इस सिस्टम के रूल्स को फॉलो करने के लिए भी तैयार था। जिन्वो सभी वुल्व्स को मार देता है और इसने एक टाइटल को अचीव कर लिया है, द वुल्फ असैसिन। लेकिन लड़ाई में इसके सोर्ड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और इसकी सोर्ड अब कभी भी टूट सकती थी। और टाइटल्स की वजह से इसकी सारी एबिलिटीज 40% तक बढ़ जाती हैं। और अब इसके पास इन्वेंट्री में 2 डैगर्स, ट्रैवलर्स क्लॉक, 34 वुल्फ ब्लेड्स और एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी आ चुका है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं इसका यूज करके घर चले जाऊं? पर शायद वापस से मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग बनने का मौका कभी नहीं मिलेगा। मुझे आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर जूही को हंटर एसोसिएशन से कॉल आता है। पास ही में एक डंजन ब्रेकडाउन हुआ है और गेट से मॉन्स्टर्स आजाद हो चुके हैं। हमें आप जैसे एक हीलर की जरूरत है, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। और जिन्वो को उस दिन ट्रेनिंग करते हुए देखकर जूही को एहसास होता है कि डरने से कुछ नहीं होने वाला, इससे भी लोगों की हेल्प करनी चाहिए और जाने के लिए तैयार हो जाती है। बंदर और ब्लैक पैंथर जैसे मॉन्स्टर्स के साथ लड़ने की वजह से जिन्वो का लेवल अब इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि जो वुल्व्स इससे पहले ताकतवर लग रहे थे अब उसके लिए गॉब्लिन के लेवल का हो चुका था। जिन्वो को एहसास हो जाता है कि जिन मॉन्स्टर्स के नाम व्हाइट में लिखे होते हैं वो इससे कमजोर होते हैं, जो ऑरेंज में होते हैं वो इसी के लेवल के होते हैं और जिनका नाम रेड में लिखा होता है वो इससे बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। और अब जिन्वो की परसेप्शन एबिलिटी इतनी ज्यादा हाई हो चुकी थी कि इसे दूर से ही पता चल जाता है कि जो मॉन्स्टर सीढ़ियों के नीचे है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिन्वो का लेवल अब 15 पर पहुंच चुका है और इसकी स्वॉर्ड कभी भी टूट सकती है। लेकिन फिर भी उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए जिन्वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है। नीचे जाते ही अचानक से कोई चीज पानी के अंदर से जिन्वो पर हमला कर देती है और दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है और फाइनली इसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है। पानी से बाहर निकलता है इस डंजन का बॉस ब्लू वेनम फैंग कसाका, किंग ऑफ द स्वैम्प। और इस मॉन्स्टर का नाम ऑरेंज से लिखा हुआ था, जिसका मतलब है कि ये सुनजिन जितना ताकतवर है। मॉन्स्टर के साथ लड़ते हुए जिन्वो अपने मन में कहता है, मैं इसे कैसे हराऊं? इसकी स्किन कितनी हार्ड है, मेरी स्वॉर्ड का इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। कसाका अपनी पूंछ का यूज करके जिन्वो पर हमला करता है और इसे दूर फेंक देता है और इस पर एक बड़ी सी ट्रेन को गिराता है। लेकिन जिन्वो वक्त रहते वहाँ से निकल जाता है और मरते मरते बचता है। जिन्वो उसी दिन को याद करता है जब सॉन्ग अंकल ने इसे बताया था कि कैसे सभी लोग इसे मानव जाति का सबसे कमजोर डीमन हंटर कहकर पुकारते हैं। कसाका से लड़ते हुए जिन्वो अपने मन में सोचता है कि कब तक, आखिर कब तक मैं दूसरों के लिए एक मजाक बनकर जीता रहूंगा। मैं मानता हूँ कि मैं कमजोर हूँ, मुझे खुद पर शर्म आती है। अगर तुम ताकतवर हो तो तुम्हें हर सिचुएशन में एडवांटेज मिलती है, लेकिन मुझ जैसा ही कमजोर इंसान डर के जीने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। फर्क नहीं पड़ता तुम कितने अच्छे, होशियार या दयालु हो, ताकतवर लोग हमेशा हमें अपने पैरों की धूल समझते रहेंगे। इसलिए मैं हार नहीं मानूंगा। मैं इस दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान बनकर ही रहूंगा और ये मेरा वादा है। कसाका इस पर वापस से हमला करता है। अभी नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। उस चीज के सामने ये मॉन्स्टर तो कुछ भी नहीं है। जिन्वो कूदकर कसाका के गले को पकड़ लेता है और अपनी पूरी जान लगाकर इसके गले को दबाने लगता है। कसाका दर्द के मारे चिल्लाता है और आसपास की चीजों से टकराने लगता है, लेकिन जिन्वो इसे नहीं छोड़ता है। जिन्वो लगातार इसके गले को दबाता रहता है और फाइनली इसकी गर्दन को तोड़ देता है। कसाका को हराते ही जिन्वो का लेवल बढ़ जाता है। लगता है मैं सच में पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। बॉस को हराने के बाद नोटिफिकेशन आती है कि आपने डंजन के बॉस किंग ऑफ द स्वैम्प ब्लू वेनम फैंग्ड कसाका को हरा दिया है। आइटम एक्वायर्ड, कसाकास वेनम फैंग, एक ऐसा वेपन जिसकी ताकत स्वॉर्ड से भी दुगनी है और ये अपने ओपोनेंट को कुछ समय के लिए पैरालाइज भी कर सकती है। और दूसरा आइटम है कसाका का जहर, जिसको पीने से जिन्वो की स्किन कसाका जितनी ही सख्त हो जाएगी, लेकिन बदले में इसकी मसल्स हमेशा के लिए डैमेज्ड रहेंगी। मिशन के खत्म होने के बाद ये डंजन वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। जैसे ही जिन्वो स्टेशन से बाहर निकलता है तो इसकी मुलाकात एक सोल्जर से होती है। सर जी, यहाँ आसपास ही एक डंजन ब्रेकडाउन हुआ है। डीमन हंटर्स ने ऑलमोस्ट सभी को मार दिया है सिवाय एक के। जिन्वो को अपनी परसेप्शन एबिलिटी का यूज करके तुरंत ही पता चल जाता है कि वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि डंजन का बॉस है। यहाँ पर कुछ हंटर्स उस गोलम बॉस से लड़ रहे होते हैं। शील्ड वाला हंटर उसके अटैक्स को रोकने का काम करता है। हीलर्स इसे लगातार हील करते रहते हैं और काउंटर अटैक में आर्चर्स गोलम पर हमला करते हैं। लेकिन इस मॉन्स्टर की डिफेंस एबिलिटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि हंटर्स के हमलों का इस पर कोई भी असर नहीं होता है। दूर से जिन्वो ये सब कुछ देखता है। मुझे लगता है ये टीम जल्दबाजी में बनी है, इसीलिए इनका टीम वर्क काम नहीं कर रहा। मुझे दिख रहा है 8 ई रैंक और 2 डी रैंक हंटर्स, 3 हीलर्स हैं, 2 डी रैंक के और 2 बी रैंक के। क्या जूही यहाँ पर क्या कर रही है? जूही उस स्टैचू वाली घटना से अभी तक उभर नहीं पाई थी, इसलिए अपनी मैजिकल पावर्स को
ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाती है। जिन्वो देखते ही समझ जाता है कि वो गोलम कसाका से भी ज्यादा कमजोर है और गोलम के डिफेंस को तोड़ने के लिए जिन्वो अपनी पूरी जान लगाकर उस स्वॉर्ड को इसके सर पर मारता है, जिससे इस मॉन्स्टर का डिफेंस टूट जाता है और बाकी हंटर्स मिलकर इसे हरा देते हैं। ये शील्ड पकड़ा हुआ हंटर अपने मन में कहता है, अब में से किसी का भी अटैक इस गोलम पर काम नहीं कर रहा था, तो अचानक से इसका डिफेंस कैसे टूट गया? और तभी उसे वो टूटी हुई स्वॉर्ड नजर आती है जो कि जिन्वो की है। पास में खड़े हुए सोल्जर से पूछता है, एक्सक्यूज मी, ये स्वॉर्ड किसने फेंकी थी यहाँ पर? सर वहाँ पर एक हंटर खड़ा था, उसने ये फेंकी थी। अरे कहाँ चला गया वो हंटर? इतनी खतरनाक पावर, लगता है वो कोई हाई रैंक का हंटर होगा। बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद जिन्वो अब फाइनली डिस्चार्ज होने वाला है। डेली क्वेस्ट करने की वजह से अब इसकी बॉडी ऋतिक रोशन जैसी बन चुकी है। हॉस्पिटल में चारों तरफ जिन्वो के ही चर्चे होने लगते हैं। कुछ नर्सेस तो इसकी दीवानी हो चुकी हैं। जब एक नर्स जिन्वो के रूम में आती है तो उसकी बॉडी देखकर शर्माने लगती है। कहना पड़ेगा, क्या बॉडी है इसकी। क्या आपको मुझसे कोई काम है? अरे हाँ, आज आप डिस्चार्ज होने वाले हो। प्लीज तैयार होने के बाद रिसेप्शन के पास आ जाना। और क्या आप प्लीज मुझे अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं प्लीज? ये सुनकर जिन्वो अपने मन में सोचता है, क्या मोबाइल नंबर? हो सकता है इसे कोई काम हो, चलो दे ही देता हूँ। यहाँ पर जिन्वो के घर में जिन्हा एक एस रैंक हंटर का इंटरव्यू देख रही है, जहाँ रिपोर्टर उससे पूछती है कि सर 7 एस रैंक हंटर्स में से एक होने की वजह से आप तो हमेशा बिजी ही रहते होंगे, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी लाइफ कैसी गुजरती है? जिसके जवाब में यॉन हो कहता है, डंजन मिशंस में जाने के लिए हर एक हंटर को हर दिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है ताकि उसकी फाइटिंग स्किल्स फीकी न पड़ जाए। हम अपनी हंटर स्किल्स को ग्रो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग करके उन्हें परफेक्ट तो बना ही सकते हैं। डीमन हंटर बनने से पहले मैं एक फायर फाइटर रह चुका हूँ और हर दिन जिम जाया करता था, इसलिए रोज ट्रेनिंग करना एक तरह से मेरा रूटीन का काम है। स्कूल जाने से पहले जिन्हा जिन्वो को उठाती है। जिन्वो, फ्रिज में कल रात का खाना रखा हुआ है, गरम करके खा लेना। जिन्वो, क्या तुम जिम जा रहे हो? और तुम लंबे कैसे हो गए? क्या एक्सरसाइज करने से हाइट भी बढ़ती है क्या? लगता है तुम लड़के बड़े होते रहते हो। चलो मैं स्कूल जा रही हूँ। जाने से पहले जिन्वो इसे एक अम्ब्रेला देता है, इसे रख लो, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, इसे अपने साथ रखो और आराम से जाना। जिन्वो डेली क्वेस्ट को देखकर कहता है कि अब सिर्फ रनिंग बची है, इसे मैं बाद में कर लूंगा। क्या मेरी मसल से डेली क्वेस्ट को पूरा करने की वजह से बढ़ रही है?